धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। इमरान प्रतापगढ़ी के एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर लेकर दिखाता हूं जो सच, उसे इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। यह अकरम रईस खान आपसे कह रहा। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात जितनी कड़वी है उतनी सच्ची भी, और बोलने का मादा जो है भोंपू मीडिया में हो नहीं सकता, क्योंकि भोंपू मीडिया को एक्सपोज करके रख दिया है कोबरा पोस्ट ने अपने स्टिंग ऑपरेशन 136 में। आप देख सकते हैं, हम भी लगातार उस पर खबरें कर रहे हैं। पोल खुल गई है कि भोंपू मीडिया कितना बड़ा बिकाऊ है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं भोंपू मीडिया, मैं पूरे मीडिया को नहीं कह रहा हूं, भोंपू मीडिया की बात कर रहा हूँ। भोंपू मीडिया में अखबार भी है, टीवी भी है। तमाम वो लोग एक्सपोज हो गए हैं, कैमरे के सामने नंगे हो गए हैं। वो पैसा लेके नफरतें फैलाना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं। आप उनसे कुछ भी करा लीजिए, किसी को महात्मा बता देंगे, किसी को अवतार बता देंगे, और किसी को वो पप्पू बबुआ या बुआ बता सकते हैं। जैसे वो चाहे वैसे वो कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। भोंपू मीडिया बिकाऊ है, उसने अपने ईमान का सौदा किया है, ये कैमरे पर भी साबित हो चुका है। हम अपनी खबर पे आते हैं। खबर से पहले मैंने शेर क्यों पढ़ा, आपने क्यों सोचा? क्योंकि माहौल जो है, उस माहौल में सच बोलना जान हथेली पर लेकर बात करने के बराबर है। आप लोग समझ रहे होंगे, बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो पता नहीं कहाँ जाकर छिप गए हैं, कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो बोल रहे हैं उनका क्या हश्र किया जा रहा है। रवीश कुमार का ही हाल देख लीजिए, एनडीटीवी इंडिया पर छापेमारी करा देते हैं। रवीश कुमार के परिवार पर, गांव में जो रहता है उन पे एफआईआर दर्ज करा देते हैं, दुनिया भर के मुकदमे लगा देते हैं। ट्रोल जो है, जो आईटी सेल है पूरा एक बना हुआ है, वो रोज़ माँ बहन की दुनिया भर की करता है, जलाने की मारने की धमकी देता है, जैसे हमारे यहाँ भी करता है। कमी नहीं है। तो जो बोल रहा है उसे खामोश करने के लिए बहुत सारी ताकतें बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोरदार ढंग से काम कर रही है। लेकिन सच सत्यमेव जयते आपने सुना है ना, तो सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, सच कभी छिप नहीं सकता है। तो इसी पे बात करते हैं। एक नया सच आपके सामने रखने जा रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए पूरी खबर को और गंभीरता से पूरे मामले को सोचिए। गुजरात के रहने वाले नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने, बाद में वो देश के प्रधानमंत्री बने। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो तमाम जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, संवैधानिक संस्थाएं थी, वहाँ के मुख्य पदों पर उन्होंने गुजरात कैडर के आईएएस आईपीएस अफसरों को लाके भर दिया। क्या हालत हुई आपके सामने है, एक एक करके बताऊंगा कि जब से वो गुजरात के ऑफिसर वहाँ उन संस्थाओं में बैठे हैं, उन संस्थाओं की शाख जो 70 बरस में जाके बनी थी, लोगों की नज़रों में बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, उनका नाम आते ही लोग विश्वास करते थे, वो धूल हो गई, वो बिल्कुल ज़मीन में मिल गई, गर्त हो गई है। आज लोगों का विश्वास करने को मन नहीं कर रहा है। ताज़ा वाक़या जो है, उसी से मेरे जहन में ये पूरी कहानी आई कि मैं आपके सामने पूरी रिपोर्ट रखूं। ताज़ा वाक़या है सीबीएसई का। सीबीएसई ने 2 एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं, पहला मैथ का, दूसरा इकोनॉमिक का। मैथ का पेपर 10वीं क्लास का है और इकोनॉमिक्स का पेपर है 12th क्लास का, तो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। हो सकता है जल्द वो तारीखों का ऐलान करें और उसके बाद दोबारा से बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए फिर से सेंटरों पे जाना पड़े। 28 लाख के करीब बच्चे पूरे देश के अंदर परेशान हुए हैं, बच्चे सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पता नहीं क्या ख्वाब देखे होंगे, क्या सपने देखे होंगे, आगे उनको एंट्रेंस देना था कहीं पे, वो सब कुछ क्या हो गया उनके सामने, पेपर धराशायी। और साहब बात कर रहे हैं 56 इंच का सीना लेकर डिजिटल इंडिया बनाने की। लेकिन क्या हो रहा है आपके सामने सब आ रहा है। हम आते हैं सीधे अफसरान के मामले पर। तो सीबीएसई की जो चीफ हैं उनका नाम सुन लीजिए, अनीता करवाल हैं। वो जब वो कैमरे पे कल आई ना, बड़े मुस्कुरा के बात कर रही थी, क्योंकि उनको थोड़ी टेंशन है। टेंशन उनको होगी जो 28 लाख बच्चों के माँ बाप हैं, या 28 लाख बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दोबारा देंगे। पुलिस की एफआईआर जानते हैं क्या कहती है? पुलिस की एफआईआर ये कहती है कि सीबीएसई को एक दिन पहले पता चल गया था कि पेपर लीक हो गया। तो साहब, जब पेपर एक दिन पहले लीक हो जाता है तो एग्ज़ाम क्यों कराया आपने? देख रहे हैं, ये ऑफिसर है। सीबीएसई की क्रेडिबिलिटी थी। हम लोग तो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, हम लोगों ने भी हमेशा सुना सीबीएसई के बच्चे बड़े हाई फाई होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। हमारे यहाँ तो परसेंटेज का इतना स्तर नहीं होता, हालांकि अब तो यहाँ भी आने लगा। लेकिन जब सीबीएसई का नाम आता था तो हम लोग सोचते थे वो अव्वल दर्जे के स्टूडेंट्स हैं, हम सेकंड दर्जे के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि
ये एक पूरा परसेप्शन बना हुआ है पूरे देश के अंदर, सीबीएसई की क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन सीबीएसई के क्रेडिबिलिटी को ताक में रख दिया, धूल में मिला दिया। किसने? अनीता करवाल ने। अनीता करवाल कहाँ की हैं? गुजरात कैडर की आईएएस अफसर हैं। मोदी जी ने उठा के, जब मोदी जी गुजरात से है तो अफसर भी तो गुजरात से ही लाएंगे ना जी, तो ला के लगा दिया, तो इन्होंने सीबीएसई की क्रेडिबिलिटी को गिरा दिया। अनीता करवाल ने सबके सामने आ रहा है, ठीक है साहब। और जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उन पे तो खैर क्या जाए, उन्हें तो फुर्सत नहीं है पश्चिम बंगाल के दंगों पे बात करने के अलावा, तो वो देश की शिक्षा पे क्या ध्यान देंगे, उन्हें तो राजनीति ही करनी है। बंगाल से रिपोर्ट ज़रूर मांगे हैं दंगों के मामले, बिहार से रिपोर्ट नहीं मांग रहे। बिहार में क्योंकि सरकार में वो शामिल है ना, जहां उनके अश्विनी कुमार चौबे जो उनके सरकार के मंत्री हैं वो एफआईआर को कहते हैं रद्दी की टोकरी में फेंक दूँ। एफआईआर को आपको याद होगा राहुल गांधी ने ऐसे ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, पूरा इन बीजेपी वालों ने क्या हंगामा खड़ा किया था, और इनकी सरकार का मंत्री कहता है कि इसको रद्दी की टोकरी में डाल दो, ये हो रहा है। खैर, तो क्या अकेली अनीता करवाल एक ऐसी ऑफिसर हैं जिन्होंने एक संस्थाएं जो हैं हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को गिराया है? धीरे धीरे करके मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला नाम अनीता करवाल का, जिन्होंने सीबीएसई को क्रेडिबिलिटी को डाउन किया है, गिरा दिया है, लोगों की नज़रों में जो एक शाख थी सीबीएसई को वो डैमेज की है। दूसरा नाम मेरे पास है उर्जित पटेल। मूल रूप से गुजरात के हैं, लेकिन गुजरात के रहने वाले नहीं हैं, केन्या में पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं, नैरोबी में, ठीक है साहब। तो ये उर्जित पटेल साहब, ये भी गुजरात के मूल निवासी हैं, रहने वाले हैं मतलब। तो इनको आरबीआई का 24वां गवर्नर बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहब, क्योंकि गुजरात से आ रहे तो गुजरात के अफसर ला के हर जगह ठूस दीजिए। आप ये देखिए, नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी, 1.5 साल के करीब होने जा रहा है। आज तक ये देश के कैसे गवर्नर हैं जो ये नहीं बता पा रहे हैं साहब कि कितना पैसा नोटबंदी के दौरान आया। आरबीआई की जो क्रेडिबिलिटी थी वो सारी की सारी डाउन हो गई। बाद में जो रिपोर्ट्स आई पता चला आरबीआई को भी पता नहीं था कि नोटबंदी होगी कि नहीं होगी। ये देख लीजिए, आपके सामने तमाम चीज़ें हैं। तो आरबीआई की क्रेडिबिलिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी गिर गई, उर्जित पटेल ने गिरा दी। तो ये ऐसे अफसर बना रहे हैं, ऐसा ये देश के खजांची हैं जिन्हें आज तक यही नहीं पता है कि कितना पैसा है नोटबंदी के बाद। अब आगे चलते हैं, चुनाव आयोग की बात करते हैं। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए अचल कुमार ज्योति, जो गुजरात काडर के आईएएस थे, रिटायर हो चुके हैं अब तो साहब। रिटायर होते होते एक कारनामा उन्होंने कर ही दिया आखिरी दिन। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया और लेटर भेज दिया राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय ने भी छुट्टी के दिन, इतवार के दिन, उस पर अपनी चिड़िया बिठा दी। अब वो हाईकोर्ट से बहाल हो गए। तो क्रेडिबिलिटी गिरा दी किसकी? चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ऐसे फैसले लेगा? चुनाव आयोग इस तरीके से फैसले लेगा? चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी गिरा दी कैसे? कि कभी हिमाचल और गुजरात का चुनाव साथ होता है तो दोनों की तारीखों का ऐलान साथ नहीं करते हैं। और अब जो हुआ, कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का प्रमुख जो है अमित मालवीय, वो ट्वीट कर दे रहा है पूरी डेट वगैरह। तो आप देख लीजिए कैसे हुआ। तो अचल कुमार ज्योति ने चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो गिराई, 70 वर्ष में जो बनी थी, हम लोग सुनते आए थे कि चुनाव आयोग कुछ होता है। जब चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो अच्छे अच्छे मंत्री, नेता और सीएम और पीएम सब जो है वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। पूरे का पूरा एक सिस्टम चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। चुनाव आयोग के सामने वो उस तरीके से अंदाज में बात नहीं करता, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी कुछ बची नहीं है। आगे चलते हैं, सीबीआई की बात करते हैं साहब। सीबीआई के एक ऑफिसर हैं राकेश अस्थाना, इनको सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसके खिलाफ प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार इसी दलील पर अड़ी रही। कौन है राकेश अस्थाना? क्यों इतनी जिद है स्पेशल डायरेक्टर बनाने के लिए? ये गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर हैं। गोधरा दंगे के मामले की बात आते हैं, बाद में जांच इन्होंने ही की थी, बड़े करीबी बताए जाते हैं। इनको जब सीबीआई के जो डायरेक्टर थे, प्रमुख डायरेक्टर, वो जब अपने पद से रिटायर हो गए तो उसके बाद इनको कार्यवाहक निदेशक बनाए रखा गया। देखिएगा, इनको कार्यवाहक निदेशक बनाए रखा गया। प्रशांत भूषण ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए, एक डायरी मिली थी उसमें इनके नाम थे, प्रशांत भूषण का कहना था। उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी भी अपनी मर्जी के अधिकारी, गुजरात के अधिकारी सीबीआई में भी ठूस दीजिए, क्योंकि अब गुजरात के ही अधिकारी तो चलाएंगे पूरे देश को। 3 साल 9 महीने से चला रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी सब कुछ गिरती जा रही है। अब ये तो हुए गुजरात के खास अधिकारी। अब एक खास अधिकारी की बात करते हैं आपके सामने।
नाम है नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा वैसे तो यूपी कैडर के हैं, लेकिन मोदी सरकार के पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत हैं, जबकि साहब वो 2009 में रिटायर हो चुके हैं। रिटायर वो कहाँ से हुए थे? ट्राई से हुए थे, जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उससे वो उसके प्रमुख के पद से वो रिटायर हुए थे। और जो व्यक्ति ट्राई के पद पे रहेगा, जो ऑफिसर ट्राई के पद पे रहेगा, नियम ये है उसको रिटायरमेंट के बाद कहीं का चार्ज नहीं दिया जाएगा। कानून में नए तरीके से संशोधन किया और संशोधन करने के बाद नृपेंद्र मिश्रा को अपना पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। ये सबसे खास ऑफिसर हैं इस सरकार के, जो उठा के लाए गए, उनके लिए कानून में संशोधन किया गया और उनको यहाँ पर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया। अब कुछ अलग मामले देख लेते हैं, आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ इस खबर में कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनको कैसे उनकी गरिमा गिर रही हैं, उनकी क्वालिटी गिर रही है, लोगों में उनकी अहमियत कम होती जा रही है। तो कुछ और चीज़ों पे नाम डाल लेते हैं। FTII का नाम आपने सुना ही होगा, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इसका नाम आपने सुना ही होगा। गजेंद्र चौहान, जिन्हें युधिष्ठिर के नाम से भी जाना जाता है, उनको यहाँ का प्रमुख बना के भेज दिया। क्या बवाल हुआ FTII में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महीनों तक FTII के स्टूडेंट्स गजेंद्र चौहान के विरोध में वहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहे। उनका कहना था कि राजनीतिक आदमी को यहाँ पर क्यों भेजा। तो जहां भी ये जिसको भी बना के भेजते हैं, वहां पे एक बवाल खड़ा होना लाजमी है साहब। आगे चलते हैं। गिरीश चंद्र त्रिपाठी, नाम आपने सुना होगा, भूल गए हो पूरा बता देता हूं। गिरीश चंद्र त्रिपाठी को BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का VC बना के, वाइस चांसलर बना के भेज दिया गया। उसके बाद BHU में क्या हालात हुए आपके सामने है, लड़कियों के साथ क्या दुर्दशा वहाँ पे हो रही थी और ये क्या स्टेटमेंट दे रहे थे। लड़कियों से मिलने तक नहीं पहुँचे, जिन लड़कियों के साथ बदतमीजी हो, अगर लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया तो उनके पर लाठी चार्ज करवा दिया, पकड़ के घसीट के मारा गया। वो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, कोई भूला नहीं होगा। तो जहां, और ये RSS के बड़े करीबी बताए जाते हैं, जिस तरीके से गजेंद्र चौहान RSS के बड़े करीबी बताए जाते हैं। तो जितने भी तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे RSS के उसी तरीके की मानसिकता के लोग को भर दिया जा रहा है। और उसके बाद जो बवाल हो रहे हैं वो आपके सामने है। अब बात करते हैं M जगदीश कुमार की। M जगदीश कुमार को JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का VC बनाया गया है। जब से वो वहाँ के VC बने हैं साहब, उनका अंदाज पूछिए मत। वो कहते हैं साहब यहाँ टैंक लगा दो जी, इससे लोगों के अंदर देशभक्ति पैदा हो जाएगी। तो अजीब माहौल है, बवाल आपके सामने JNU में चल ही रहा है, आए दिन वहाँ बवाल हो ही रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। RSS के बड़े करीबियों में से माने जाते हैं M जगदीश कुमार। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, फहरिस्त और भी बहुत लंबी है, और भी सर्च करेंगे, आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यही आपको बताना था कि किस तरीके से तमाम जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कैसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। साथ में एक बात आपको और बता देता हूँ, मीडिया के जो शीर्ष पदों पर हैं आजकल संपादक लोग नहीं बैठे हैं, भूल जाइएगा आप लोग। अब वहाँ भी RSS जो जहनियत के लोग हैं, RSS समर्थन के लोग जो हैं वो बैठे हैं। वो छन फटक करने के बाद तब खबर आपके सामने आती है, वो बताते हैं कि ये खबर जाएगी और जाएगी तो इस एंगल पे जाएगी, नहीं तो ये खबर नहीं जाएगी। इसी की वजह से आपको तमाम ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हर डिबेट में हिंदू मुस्लिम। मैं गाज़ियाबाद के हिंदुस्तान एडिशन में काम किया करता था, हिंदुस्तान अखबार के गाजियाबाद एडिशन में काम किया करता था, स्टिंगर के तौर पे काम करता था। तो जो मेरा ब्यूरो चीफ था ना, उसका फादर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था। जानते हैं, जब मैं खबर भेजता था तो हमेशा मेरी खबर पे सवाल खड़ा करता था। क्यों? क्योंकि जो भी खबर गवर्नमेंट के मुखालिफ जाती हुई दिखती थी तो वो उस पर बड़ी नज़र रखता था। तो जब ऐसी मानसिकता के लोग पत्रकारिता में बैठे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो आपके लिए पत्रकारिता करेंगे? खैर, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे पर, क्योंकि भोंपू मीडिया तो आपको दिखाने वाला है नहीं, उसे लेकर मैं आपके बीच आऊँगा। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।